यह कहानी सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी गीता और एक बेटा चिंटू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। मोहन के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के गीता से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है इस बारे में। मोहन तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी गीता को आवाज लगाता है। गीता, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मोहन की आवाज सुनकर गीता वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? हाँ गीता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? गीता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसीलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और चिंटू की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के ठाकुर दयाल काका से मिल लीजिए। वो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ गीता, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है गीता, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह मोहन ठाकुर दयाल से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह उन्हें आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? मोहन की आवाज सुनकर ठाकुर दयाल बाहर आते हैं। अरे आओ मोहन बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मोहन फटाफट से ठाकुर दयाल को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा हूँ मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। मोहन ठाकुर दयाल को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। मोहन अपने घर पहुंचकर गीता को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ गीता, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह मोहन ठाकुर दयाल के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है कि काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए गीता को बोलकर जाता हूँ। गीता, जरा यहाँ आना तो। मोहन को बुलाता सुन गीता वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ गीता सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है
तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और चिंटू खाना खाकर सो जाना, ठीक है? पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, मोहन अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। मोहन अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। मोहन को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही मोहन चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ मोहन सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और गीता मोहन का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख चिंटू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने ठाकुर दयाल काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। चिंटू की बात सुनकर गीता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब गीता देखती है कि मोहन अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा ठाकुर दयाल से मिलने उनके घर की ओर चली जाती है। नमस्ते ठाकुर दयाल काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, मोहन कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? मोहन कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि मोहन कहाँ है। ठाकुर दयाल तुरंत अपने घर में काम करने वाले हरिराम को मोहन को देखने अपने खेत पर भेजते हैं। कुछ समय के बाद हरिराम ठाकुर दयाल के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या? मोहन का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। क्या मुझे तुरंत ठाकुर दयाल जी को ये बात बतानी पड़ेगी। हरिराम वहां से भागते भागते ठाकुर दयाल के घर के लिए निकल जाता है। हरिराम जैसे ही ठाकुर दयाल के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही ठाकुर दयाल उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ हरिराम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें मोहन मिला? हरिराम ठाकुर दयाल को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। हरिराम जब ठाकुर दयाल को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी गीता भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। हरिराम, तुम सबसे पहले वैद्य हरिदास जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं गीता बेटी को लेकर वहां आता हूँ। हरिराम को वैद्य हरिदास जी के पास भेजने के बाद ठाकुर दयाल गीता को समझाने लगते हैं। गीता बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से मोहन ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, ठाकुर दयाल गीता को लेकर मोहन को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाते हैं और हरिराम वैद्य हरिदास जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। ठाकुर दयाल और गीता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा मोहन बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। गीता मोहन के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य हरिदास जी आ जाते हैं। वैद्य हरिदास जी के आते ही गीता वहां से हट जाती है और वैद्य हरिदास जी मोहन की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है मोहन की हालत? देखिए ठाकुर दयाल जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर मोहन की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर मोहन के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, यह क्या होता है वैद्य जी?
प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए ठाकुर दयाल जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य हरिदास मोहन की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले मोहन को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो गीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मोहन की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और चिंटू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। ठाकुर दयाल फिर वहां से गीता को दिलासा देकर चले जाते हैं। ठाकुर दयाल के जाने के बाद वहां चिंटू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर गीता से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य हरिदास जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। चिंटू की ऐसी बातें सुन गीता भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर गीता चिंटू को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब मोहन का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह गीता सीधे ठाकुर दयाल से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते ठाकुर दयाल काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और मोहन की तबीयत अब कैसी है? काका, मोहन की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने मोहन को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और चिंटू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। ठाकुर दयाल गीता को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर गीता उनकी बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में गीता की बातें सुनने के बाद ठाकुर दयाल सोचने लगते हैं। मुझे लगता है गीता मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह मोहन का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं गीता को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है गीता बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर और मोहन दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है,
वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं चिंटू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। मोहन का सपना था कि चिंटू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। चिंटू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठाकुर दयाल गीता के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। गीता ने ठाकुर दयाल के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे गीता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह चिंटू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच मोहन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य हरिदास जी की दवाओं और गीता की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक मोहन को होश आ गया। मोहन, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। गीता, मैंने तुम्हें और चिंटू को बहुत परेशान किया। नहीं मोहन, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मोहन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गीता की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। चिंटू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। गीता का त्याग और मोहन का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ के त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें